बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वालेकुम अस्सलाम सर, हम सब ठीक हैं। यहाँ पे मुझे कुछ बच्चे जो है वो दूसरे सेशन की नज़र आ रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं। ओके। आपने कंप्यूटर ग्राफिक्स का जो कोर्स है वो मेरे साथ सीखना है, और इस कोर्स को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि इस कोर्स में है क्या, और उसके बाद फिर हम आज का जो लेक्चर है उसमें फॉर्मली इसको पढ़ना जो है वो शुरू कर देंगे। तो इस कोर्स में हमारे पास क्या है, इसमें हमें क्या करना है। तो इस कोर्स के अंदर हम शेप्स को ड्रॉ करने के लिए डिफरेंट एल्गोरिदम्स को देखेंगे। इसके अलावा हम देखेंगे कि डिफरेंट जो शेप्स बनती हैं इनको हम किस तरीके से मैनिपुलेट कर सकते हैं। इनकी हम शेप, पोजीशन, इनकी डायरेक्शन, इनकी रोटेशन, एंगल वगैरह कैसे चेंज कर सकते हैं। और एक स्क्रीन के ऊपर जब हम कोई शेप बनाते हैं तो वो कैसे बनेगी, उसको हम किस तरीके से उसके अंदर जो डिफरेंट फीचर्स होंगे उनको चेंज करेंगे, उसको हम किस तरीके से प्लेस करेंगे। जब हम कोई चीज़ प्लॉट करते हैं तो हमें किन चीज़ों का ख्याल करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हमें इसमें देखनी है। इसके अलावा जो हम इसमें काम करेंगे वो फोकस्ड हमारा होगा कि हम बेसिक शेप्स को प्लॉट करें और उससे फिर हम आहिस्ता आहिस्ता कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ मूव करते जाएं। इस कोर्स के अंदर आप जो है वो एक इम्प्लीमेंटेशन पर्पस के लिए आप जो है वो जावा लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे होंगे, और होपफुली आप लोगों ने ये लैंग्वेज जो है पहले जो है वो किसी न किसी कोर्स के अंदर जो है वो कुछ ना कुछ काम किया होगा। तो ये आपके लिए न्यू नहीं होगी। तो इसके साथ आप जो है वो बड़े आसानी से एडजस्ट कर लेंगे। बहरहाल इसमें होगा यही कि आप जब इस पे प्रोग्राम बना रहे होंगे, इस पे जब काम कर रहे होंगे तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। लेकिन हम ये ज़रूर एक्सपेक्ट करेंगे कि आपको जो है बेसिक जावा लैंग्वेज का सिंटैक्स आता होगा, आपको इक्लिप्स के ऊपर या किसी टूल के अंदर इसको यूज़ करना आता होगा, ताकि जब हम इसको यूज़ कर रहे हों, इसका इस्तेमाल कर रहे हों, तो आपको ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी या डिफ़िकल्टी का सामना ना करना पड़े। अच्छा, तो इस कोर्स में एक दफ़ा इसके ऊपर समराइज़ कर दूँ, हमने इसके अंदर शेप्स बनाने को सीखना है, और शेप्स के ऊपर हम उसके बिहेवियर को चेंज करने के बारे में हम देखेंगे। नॉर्मली हम कंप्यूटर ग्राफिक्स को जब नाम लेते हैं तो हमारे ज़हन में आता है कि शायद ये कंप्यूटर डिज़ाइनिंग का कोर्स है। तो कंप्यूटर डिज़ाइनिंग का कोर्स नहीं है। हम किसी तरीके से भी डिज़ाइनिंग की टूल जो है वो इसमें यूज़ नहीं कर रहे होंगे। जैसे कि आपके पास कोरल ड्रॉ होता है, एडोबी फ़ोटोशॉप वगैरह होता है, तो इस तरह के हम टूल इसमें यूज़ नहीं करेंगे। हमारा फ़ोकस होगा कि हम जो है वो प्रोग्राम के थ्रू विद द हेल्प ऑफ कोड, विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज हम कुछ बनाने की कोशिश करें। इसके अलावा हम इस कोर्स को इस पर्पस के लिए भी यूज़ नहीं कर रहे कि हम किसी टूल को मॉडिफाई करें, टूल को जो है वो इन्हांस करें। जैसे कि आपके पास ब्लेंडर का जो टूल है, उसके अलावा और भी आपके पास डिफरेंट ग्राफिक लाइब्रेरी मौजूद हैं जो कि टूल्स को टूल्स के लिहाज से पूरे सोर्स कोड आपको प्रोवाइड करती हैं, और आप उसको एम्बेड कर सकते हैं डिफरेंट और फीचर्स के साथ। तो हमने उन चीज़ों को भी नहीं देखना, हम यहाँ पे ये देखेंगे कि कोई टूल जो बनता है उसकी बेसिस क्या होती हैं, उसकी बैकग्राउंड क्या होते हैं, उसमें जो चीज़ें बन रही होती हैं उसकी बैक एंड में जो शेप बनाने के एल्गोरिदम्स हैं वो क्या हैं, उनको कैसे जो है वो डेवलप किया गया है, फिर उनके साथ हम किस तरीके से काम जो है परफॉर्म कर सकते हैं। इसके साथ हमने इस कोर्स के अंदर ये भी करना है कि हम इनिशियली जो है वो डिफरेंट एल्गोरिदम्स को देख रहे होंगे जो कि हमें शेप बनाने के लिए इस्तेमाल करने हैं। और साथ में हम जो है वो ये भी देखेंगे कि अगर आपने कोई ऐसा टूल यूज़ करना है या ऐसी लाइब्रेरी यूज़ करनी है जो कि आपको ग्राफिक की फंक्शनलिटी प्रोवाइड करती है, तो वो किस तरीके से हम यूज़ करके डिफरेंट शेप्स वगैरह को बना सकते हैं, और उसमें के साथ से हम जो है डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशन या उसमें तब्दीलियों वगैरह, मैनिपुलेशन वगैरह परफॉर्म कर सकते हैं। तो उस लिहाज से कोर्स का आधा हिस्सा जो है वो होगा जिसमें हम जो है वो बेसिक एल्गोरिदम्स वगैरह को देख रहे होंगे, शेप्स बनाने की बात कर रहे होंगे। उसी से हम 2D एनिमेशन वगैरह की तरफ भी थोड़ा बहुत जो है वो काम करेंगे। इसके बाद हम जो है वो
आ जाएंगे हम ओपन जीएल पे। ओपन जीएल जो है वो हमारे पास एक ग्राफिक लाइब्रेरी है। ग्राफिक लाइब्रेरी का मतलब ये कि इसके अंदर बिल्टन जो है वो ग्राफिक्स के जो डिफरेंट शेप्स हैं और डिफरेंट जो फीचर्स हैं उसके मेथड्स वगैरह अवेलेबल हैं, और हम इसको यूज़ करके 3D की जो शेप्स होंगी और 3D का जो काम होगा वो हम इसमें परफॉर्म करेंगे। तो ओपन जीएल जो है वो आपके पास एक ओपन सोर्स ग्राफिक लाइब्रेरी है। इसके अंदर आपके पास डिफरेंट जो शेप्स पे काम करने की फंक्शनलिटीज़ वगैरह अवेलेबल हैं। हम जो है वो फोकस करेंगे कि हम पहले सीख लेंगे किस तरीके से जो है वो आपकी बेसिक को हम बेसिक शेप बनती हैं। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि किस तरीके से हम एक एक्सटर्नल लाइब्रेरी को अपने पास एक्लिप्स में ऐड कर सकते हैं। जो चीज़ हम एक्लिप्स में कर रहे हैं वही टेक्निक वगैरह उसी तरह की लॉजिक जो है वो किसी और टूल में भी, किसी और प्रोग्रामिंग टूल के अंदर भी जो है वो यूज़ हो सकती है। और फिर उसके लिहाज से फिर हमें सीखना पड़ता है कि किस तरीके से हमें इसको यूज़ करना है, तो वो काम हम इसमें देखेंगे। तो एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर आपके पास जो है वो ये स्किल होगा कि आपके पास कंप्यूटर ग्राफिक्स के डिफरेंट रिदम्स की अंडरस्टैंडिंग होगी, साथ में आप जो है वो ओपन जीएल के अंदर जो है वो एनिमेशन बनाने के काबिल हो जाएंगे। तो हमारा लास्ट जो नॉर्मली काम होता है वो ये होता है कि हमने सन अर्थ और मून की जो है वो एक एनिमेशन बनानी होती है, जिसमें जो है सन की गिर्द जो है वो अर्थ और मून रोटेट कर रहे होते हैं और अर्थ की गिर्द जो है मून रोटेट कर रहा होता है। और ये एनिमेशन हम एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर जो है वो बना लेते हैं। अच्छा, अब इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट कि हमें क्या क्या रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी इस कोर्स के अंदर। तो इस कोर्स के अंदर जो है वो आपको जो बुक रिक्वायर्ड है वो है कंप्यूटर ग्राफिक्स विद ओपन जीएल। और ये जो बुक है ये इनके ऑथर हैं हर्न एंड बेकर और केथर, ये 3 ऑथर्स हैं, और ये 4th एडिशन है। और इसका जो फर्स्ट पेज है वो आपको इस तरह से नज़र आएगा, जो कि मैंने अभी यहाँ पे टिक मार्क किया है। और इसके अलावा एक और बुक है वो जो एज अ रेफरेंस लेंगे, जिसको आप फर्दर खुद स्टडी कर सकते हैं, और वो है हमारे पास है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स। और ये है पीटर शर्ले और स्टीव मार्शेंसन की, और जिसका 3rd एडिशन जो है वो आप जो है वो ले सकते हैं। ये दोनों बुक जो है वो LMS पे पड़ी हुई है, आप इसको वहाँ से जो है वो डाउनलोड वगैरह कर सकते हैं। फर्दर आपको इस कोर्स के रिलेटेड जो है वो लेसन प्लान्स अवेलेबल हैं, और LMS के ऊपर आपको मिड तक के तमाम लेसन प्लान अवेलेबल हैं। इसके अलावा वीडियो लेसन भी मौजूद हैं, जो कि लिंक की फॉर्म में आपको जो है वो LMS पे अवेलेबल हैं, और मिड तक के तमाम जो है वीडियोस मैंने आपके साथ लिंक पे शेयर कर दी हैं, तो आप वहाँ से जो है उनको एक्सेस कर सकते हैं। तो वीडियो जो हैं वो यूट्यूब के ऊपर शेयर्ड हैं, लेकिन वो आप अगर डायरेक्टली चैनल पे एक्सेस करेंगे तो आपको नज़र नहीं आएंगी, क्योंकि वो हिडन है। सिर्फ और सिर्फ उनको एक्सेस करने का यही तरीका है कि आप उसको लिंक से ओपन कर सकते हैं। आप अगर LMS के ऊपर लिंक से नहीं ओपन करना चाहते, तो अगर आपके पास लेसन प्लान है तो लेसन प्लान के अंदर भी मैंने जो है उनके वीडियो के लिंक जो है वो प्रोवाइड किया हुए हैं, आप वहाँ से भी उनको एक्सेस कर सकते हैं। इसके बाद आपको लैब के रिलेटेड आपको लैब मैनुअल अवेलेबल है, वो आपको LMS पे मिल जाएगा। ओके, फर्दर हमने इस कोर्स को कैसे लेके चलना है, हमारा क्या फ्लो होगा, किस तरतीब से हम चल रहे होंगे, तो उसका रोड मैप हम देख लेते हैं। तो हमारे पास होगा ये कि हमने स्टार्ट करना है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर ग्राफिक्स से, जो कि आज से ही हम स्टार्ट कर लेंगे। और साथ में कंप्यूटर हार्डवेयर के मतलब कंप्यूटर ग्राफिक्स के हार्डवेयर के मतलब हैं कि कंप्यूटर ग्राफिक्स के लिए जो हार्डवेयर रिक्वायर्ड हो सकता है, जो जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए, उसके बारे में हम कुछ जिक्र करेंगे। और ये हमारी जो बुक है उसका चैप्टर नंबर 1 है, तो आप उस बुक पे से इसको रेफ़र कर सकते हैं। ये सारे रेफरेंस जो मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं उसी कोर्स बुक के लिहाज से मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, फर्दर आप देख सकें। तो उसके बाद हमने ये करना है कि हम आ जाएंगे एल्गोरिथम्स पे, और एल्गोरिथम्स पे हम जो है वो DDA लाइन एल्गोरिथम और प्रेजेंट हम लाइन एल्गोरिथम देखेंगे। ये दोनों लाइन ड्रॉ करने के एल्गोरिथम्स हैं। हम देखेंगे कि ये एल्गोरिथम जो है वो किस तरीके से लाइन ड्रॉ करते हैं, और फिर हम देखेंगे इनमें क्या इश्यूज या प्रॉब्लम्स आती हैं, और फिर किस तरीके से हम इनको हैंडल कर सकते हैं। फर्दर इसी तरीके से हम जब लाइन का काम कर लेंगे तो हम लाइन से रिलेटेड जो है कुछ शेप्स वगैरह बनाएंगे। शेप्स बनाने के बाद फर्दर हम आगे मूव करेंगे और हम सर्कल बनाएंगे, और सर्कल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम रेजन है मिड पॉइंट सर्कल एल्गोरिथम को
स्टडी करेंगे। मिड पॉइंट सर्कल एल्गोरिथम का जो कॉन्सेप्ट है उसको कर लेने के बाद हमारे पास जो है वो कुछ बेसिक शेप्स बनने को तैयार हो जाएंगी। हम उसे डिफरेंट किस्म की शेप्स बना सकते हैं। नॉर्मली आपकी जो शेप्स होती हैं वो इन्हीं शेप से, लाइन से और सर्कल से ही मिलकर बन रही होती हैं, तो हम इसको बना के डिफरेंट शेप बनाने के काबिल हो जाएंगे। फर्दर आगे हम देखते हैं तो हमने आगे इसमें ये करना है कि हम फिलिंग एल्गोरिथम देखेंगे। तो फिलिंग एल्गोरिथम्स क्या करेंगे, हमारी जो शेप्स हमने बनाई हैं वो नॉर्मली आपकी स्ट्रेट लाइन वगैरह से बन रही होंगी। तो अगर हमारे पास कोई क्लोज शेप हो तो उसके अंदर अगर हमें कलर फिल करना हो तो कैसे करेंगे, उसके लिए ये एल्गोरिथम हम देखेंगे। बहुत सिंपल से एल्गोरिथम्स हैं और बड़े आराम से आप उनको यूज़ करके आप इन डिफरेंट शेप्स के अंदर फिलिंग परफॉर्म कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट हम जो है, जब फिलिंग का काम हो जाएगा फिर हम आ जाएंगे टू डायमेंशनल ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन में। टू डायमेंशनल ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन में यानी कि हम 2D में काम कर रहे होंगे और इसमें हम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं शेप की हालत को तब्दील करने को। शेप की पोजीशन चेंज कर लेंगे, शेप का साइज चेंज कर लेंगे, शेप को रोटेट कर लेंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगी 2D ट्रांसफॉर्मेशन। फिर फर्दर आगे चलेंगे तो हमारे पास है होमोजेनियस ट्रांसफॉर्मेशन। और होमोजेनियस ट्रांसफॉर्मेशन का भी कॉन्सेप्ट हम देखेंगे कि अगर आप जो है वो किसी शेप के ऊपर एक ही वक्त में मुख्तलिफ हालात तब्दील करना चाहते हैं तो फिर उस वक्त में हम जो है वो होमोजेनियस ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो वो भी हम इसमें कोर्स के अंदर देखेंगे। फर्दर इसके बाद हम आ जाएंगे और देखेंगे कि हमारे पास जो सक्सेसिव ट्रांसलेशन, रोटेशन और स्केलिंग और कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होती है। यानी कि वो ट्रांसफॉर्मेशन जिसमें आप मल्टीपल ट्रांसफॉर्मेशन को कंबाइन करके जो है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई करते हैं तो उसको कंबाइन करना और इंडिविजुअली उनको अप्लाई करते हुए शेप की रिजल्टेंट आउटपुट हासिल करना और फिर कंबाइंड फॉर्म में इसको लेकर आउटपुट हासिल करना। इसके लिए हमें डिफरेंस देखेंगे और फिर इसके लिहाज से फिर हम इसमें कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने की टेक्निक्स वगैरह को देखेंगे। फिर फर्दर आगे हमने क्या करना है, हम उसके बाद करेंगे टू डायमेंशनल व्यूइंग। टू डायमेंशनल व्यूइंग के अंदर क्या है, इसमें हमें ये देखना है कि हम अगर किसी भी एरिया के ऊपर हम कोई शेप बनाना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि उस एरिया से आपकी शेप बाहर ना जाए तो उसके लिए हम जो है वो इस कॉन्सेप्ट को जो है वो यूज़ करते हैं। और ये नॉर्मली होता है कि हमें किसी स्पेसिफिक विंडो के अंदर की चीज़ को अंदर ही रखना है और बाहर के ऊपर उसका आउटपुट जो है वो शो नहीं करवानी। तो उसके लिहाज से हम इन चीज़ों को जो है यहाँ पे देखते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम जो है वो एक देखेंगे हम यहाँ पे पॉइंट क्लिपिंग को और इसके अलावा फर्दर हम इसमें देखेंगे लाइन क्लिपिंग को। पॉइंट क्लिपिंग करके हम कैसे शेप को जो है वो गिवन एरिया के अंदर स्पेसिफाई कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपके पास लाइंस हों तो लाइंस को फिर किसी गिवन एरिया के अंदर कैसे हम लिमिट कर सकते हैं। तो हमारे पास जो क्रॉपिंग का और क्लिपिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो हम यहाँ पे कवर कर लेंगे। फर्दर हम इसके बाद जो है वो स्टार्ट कर देंगे ओपन जीएल। और ओपन जीएल जो है वो इट्सल्फ जो है वो सी लैंग्वेज में बिल्ड हुई है। क्योंकि हमने इसको यूज़ करना है जावा में, तो जावा में हम इसकी एक एपीआई यूज़ करेंगे जिसका नाम है JOGL। तो JOGL का इंट्रोडक्शन करने के बाद फिर हम उसके बेसिक प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे कि हम बेसिक प्रोग्राम उसका कैसे बना सकते हैं। और इसमें हमने ये भी देखना होगा कि हम इसकी लाइब्रेरीज वगैरह कैसे अपने क्लास में ऐड करेंगे, बाइंड करेंगे। उसके बाद कैसे इसके इंपोर्ट्स वगैरह हमारे पास प्रोग्राम में अवेलेबल होंगी और फिर हम उसका एक बेसिक प्रोग्राम बनाएंगे। फिर इसमें फर्दर आगे चलते जाएंगे कि ओपन जीएल आपको कितनी शेयर्स बनाने की अपॉर्चुनिटी देता है। फिर वो शेप्स हम बनाएंगे, फिर उसके बाद फर्दर जो है हम उन शेप्स को मिला के और कॉम्प्लेक्स शेप की तरफ आते जाएंगे जिसमें हमारे पास क्यूब होगा, पिरामिड होगा और इस तरह से हम बहुत सारी शेप बना सकते हैं। फिर फर्दर हम इसके बाद आ जाएंगे इसके ऊपर टेक्सचर मैपिंग पे कि अगर आपके पास एक 3D शेप है और उसको ऊपर आपने किसी इमेज को लगाना है तो वो इमेज आप कैसे लगाते हैं, तो उसके कॉन्सेप्ट को हम देखेंगे। फिर फर्दर हम इसमें एनिमेशन देखेंगे और फिर हम इस पर स्फीयर पे काम करेंगे। तो ये हमारे पास है इस कोर्स का रोड मैप जिसके मुताबिक हमने इसमें चलना है।
फर्दर लास्ट में हम इसको ये देख लेते हैं कि इस कोर्स की एवोल्यूशन कैसे होगी, इसका क्या क्राइटेरिया है। तो एवोल्यूशन क्राइटेरिया बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ये आप पहले भी करते हैं, क्योंकि कंप्यूटर ग्राफिक्स जो है वो 3 क्रेडिट आवर कोर्स है। तो इसके टोटल 60 क्वालिटी पॉइंट्स हैं, सॉरी 60 पॉइंट्स हैं। क्वालिटी पॉइंट जो हैं वो इसके 12 हैं, 60 जो है इसके पॉइंट्स हैं। और उनमें फर्दर डिवीजन इस तरह से है कि 40 पॉइंट्स जो हैं वो थ्योरी के हैं, 20 पॉइंट प्रैक्टिकल के हैं। 40 पॉइंट में फर्दर डिवीजन इस तरह से है कि आपके 8 पॉइंट जो होंगे वो आपके क्विज और असाइनमेंट्स के होंगे। इसके अलावा इसमें जो है प्रेजेंटेशन के बोनस पॉइंट्स भी इसमें शामिल होंगे। फर्दर आपके मिड जो है वो 12 मार्क्स का होता है, फाइनल आपका जो है 20 मार्क्स का होता है। इस तरह से आपके 40 मार्क्स बनते हैं। क्विज आपका हर वीक में हुआ करेगा। क्विज जो है वो टाइम कंस्ट्रेंट बेस्ड होगा। अब इसमें टाइम की जो है वो दो सिचुएशंस हैं, दोनों को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। एक आपके पास होगा टाइम टू सॉल्व या टाइम टू ट्राई करने का जो टाइम है आप ये कह लें। तो एक तो टाइम है आपके पास कि आप उसको अटैम्प्ट का टाइम है कि आप अटैम्प्ट कब तक कर सकते हैं, और दूसरा टाइम है जो आपका आपने उस टाइम लिमिट के अंदर, उस फिक्स टाइम के अंदर आपने अपने क्विज को कंप्लीट करना है। अब जो आपके पास अटैम्प्ट का टाइम है वो आपके पास बहुत ज़्यादा रखा जाएगा। जैसे कि नेक्स्ट आपका जो क्विज़ है वो फ्राइडे 4:30 से स्टार्ट हो रहा है, और ये सैटरडे 4:30 तक आपके पास जो है अटैम्प्ट का टाइम है। इस दौरान में आप किसी टाइम में भी क्विज़ को अटैम्प्ट कर सकते हैं। क्विज़ जो है वो आपकी फर्दर जो है वो टाइम कंस्ट्रेंट बेस्ड है कि इसमें टाइम की लिमिट हिसाब से जब आपने कोई स्टार्ट कर दिया तो फिर आपके पास बड़ा जो है वो लिमिटेड टाइम होगा, उसके अंदर आपने जो है करना होगा। तो इस बात का ख्याल रखना होगा आप लोगों ने कि आपने वो टाइम चूज़ करना है जिसमें आपका नेटवर्क अवेलेबल हो, आप इजीली जो है वो काम कर सकते हो और आपको कोई डिस्टर्बेंस ना हो। जो टाइम अटैम्प्ट करने वाला टाइम दिया था उसका मकसद ये है कि अक्सर जो है वो लाइट चली जाती है या इंटरनेट का इशू किसी टाइम पे होता है। तो उस लिहाज से फिर आपको इतना टाइम की फैसिलिटी मिलनी चाहिए कि आप किसी भी उस दौरान में अटैम्प्ट कर सकें, उस टाइम पे अटैम्प्ट करें जब आपके पास जो है वो तमाम चीज़ें जो है वो सही तरह से मौजूद हों और आपको कोई परेशानी ना हो। तो इस लिहाज से आपको जो है वो फ्राइडे 4:30 से लेके सैटरडे 4:30 तक आपके पास टाइम है, आप इसमें अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब जब आप क्विज स्टार्ट करेंगे तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप एक ऐसे टाइम पे स्टार्ट करें जब आपके पास इलेक्ट्रिसिटी का भी जाने का खर्चा ना हो, और आपके पास इंटरनेट भी अवेलेबल हो, और आपके पास टाइम भी और लाइफ भी हो, और आप उसको अटेम्प्ट कर सकें। फिर आपके पास जो है वो टाइम का कंस्ट्रेंट होगा। आप जो है जैसे उसको स्टार्ट करेंगे आपके पास जब क्विज शो होगा तो उसके बाद आपका टाइमर चलना शुरू हो जाएगा। उस टाइम के अंदर ही आपने उसको सबमिट वगैरह करना होगा, चाहे वो आपका ऑटोमेटेड हो, यानी कि आपका स्क्रीन के ऊपर ही आपने जो है एमसीक्यूज वगैरह फिल करने हो, या आपने शॉर्ट क्वेश्चन या फिल इन ब्लैंक्स वगैरह करने हो, या फिर आपने पेज के ऊपर जो है वो सॉल्व करके उसको सबमिट करना हो। तो उन दो हर सूरत के अंदर जो है आपने टाइम कंस्ट्रेंट का जो है वो खास ख्याल रखना है। अभी जो आपका क्विज होगा कमिंग फ्राइडे को, तो उसमें आपका जो क्विज है वो 15 मिनट्स का है, और इसमें आपके पास एमसीक्यूज हैं और आपने वो एमसीक्यूज है वो सॉल्व करने हैं। अब वो एमसीक्यूज कैसे हैं, कहाँ से आएंगे, या वो किस पार्ट में से है, तो आज जो हम चीज़ पढ़ रहे हैं, तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा उसमें से जो है आपका क्विज होगा। तो वो चीज़ें आप अच्छी तरीके से समझ लेंगे तो आप आराम से जो है उसको सॉल्व कर सकेंगे। ओके। फर्दर इसमें ये कि आपकी जो असाइनमेंट है, आपकी जो असाइनमेंट है वो उसी के बेस पे आपकी वीकली अटेंडेंस भी लगेगी, और जो आपकी वीकली अटेंडेंस है उसकी उसको आप जो है वो क्या करेंगे, उसका आप लाजमी ख्याल करेंगे। आपको असाइनमेंट जो है वो हर वीक में मिलेगी। इस तरीके से आपकी वीकली अटेंडेंस के लिए आपके जो 16 वीक्स होंगे तो 16 असाइनमेंट जो हैं वो आपको दी जाएंगी। तो अभी भी आपको असाइनमेंट दी जा चुकी है, मंडे तक आपके पास टाइम है इसको कंप्लीट करने का। आप उसको जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। उसके लिए आपको कोई ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होगी। आपको असाइनमेंट के अंदर जो है वो जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उसी के अंदर ही आपको जो है वो हिंट वगैरह सारे अवेलेबल हैं
या उसी के अंदर आपको जो है वो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं जिसको आप यूज़ करके जो है असाइनमेंट को अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, फर्दर आ जाते हैं हम यहाँ पे कि आपका मिड और फाइनल। तो मिड आपका जो है वो 12 पॉइंट्स का है और फाइनल आपका 20 पॉइंट्स का है। इसके बाद हमारा प्रैक्टिकल एरिया आता है। प्रैक्टिकल एरिया को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया है। एक हिस्सा आपके पास प्रोजेक्ट का है जिसमें आपने प्रोजेक्ट बनाना है, और दूसरा आपका हिस्सा है जिसमें आपने लैब टास्क परफॉर्म करने हैं। तो जो प्रोजेक्ट का हिस्सा है इसके 10 पॉइंट्स है आउट ऑफ 20, और लैब टास्क के भी आपके 10 पॉइंट्स हैं आउट ऑफ 20। तो प्रोजेक्ट आप कैसे करेंगे? प्रोजेक्ट आपका ग्रुप में है, ग्रुप के कितने बंदे होंगे इसके बारे में आपको सर वसीम जो है वो गाइड करेंगे कि वो क्या डिसाइड करते हैं कि आपके ग्रुप की डिवीजन किस तरीके से होनी चाहिए। तो होपफुली नेक्स्ट वीक के अंदर वो ये काम परफॉर्म करेंगे। अच्छा, अब आप प्रोजेक्ट जब करेंगे तो इसको करना कैसे है? प्रोजेक्ट जो है वो आपके ग्रुप का, आपकी क्लास के अंदर यूनिक होना चाहिए। आपका जो प्रोजेक्ट है वो आपके ग्रुप में, आपके ग्रुप का आपकी क्लास में यूनिक होना चाहिए। फिर यूनिकनेस के रखते हुए फिर कैसे काम करना है? वो ऐसे करना है कि आप सब लोगों ने यूनिटी के ऊपर प्रोजेक्ट बनाना है। यूनिटी एक गेम डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर है जिसमें आप डिफरेंट किस्म की गेम्स बनाते हैं। 2D बनती हैं, 3D बनती हैं, आपकी वर्चुअल रियलिटी बेस्ड भी गेम बनती हैं, आपकी ऑकुलस बेस्ड भी गेम इसमें बन जाती हैं, और इसके अलावा वेबसाइट के लिहाज से जो वेब पे गेम्स होती हैं वैसे भी बन जाती हैं। तो ये आपके पास एक प्लेटफॉर्म है जिसमें आप गेम डेवलप कर सकते हैं। यूनिटी जो है वो एक प्रोप्राइटरी टूल है, लेकिन इसमें जो है वो स्टूडेंट्स के लिए फ्री वर्जन भी अवेलेबल है। आप फ्री वर्जन जो है वो नेट से डाउनलोड करके उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपने यूनिटी का टूल जो है उसको सीखना है और गेम बनानी है, तो ये काम कैसे होगा? तो ये काम ऐसे होगा कि आपको ये करना है कि आपने यूट्यूब के ऊपर या फिर किसी और सोर्स के ऊपर आपने कोई गेम प्रोजेक्ट जो है वो उसका ट्यूटोरियल देखना है। यूट्यूब पे इसके ढेर तहाशा जो है वो ट्यूटोरियल अवेलेबल हैं, इंग्लिश में भी हैं, हिंदी लैंग्वेज में भी हैं। तो आपको ये जो ट्यूटोरियल हैं अवेलेबल हो जाएंगे। आपने जो भी ट्यूटोरियल सेलेक्ट किया उसके बेस पे आपने इस बात का ख्याल रखना है कि वो ट्यूटोरियल किसी और ने, या वो ट्यूटोरियल जिस प्रोजेक्ट के है वो किसी और ने फॉलो ना किया हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ट्यूटोरियल जो है वो फॉर एग्जांपल गेम है उसकी कार रेसिंग की, तो वो एक ने भी सिलेक्ट किया और दूसरे ने भी किया हो। या ये भी नहीं होना चाहिए कि अगर एक ग्रुप ने कार रेसिंग गेम सेलेक्ट कर ली तो दूसरी जो है वो कहे कि वो किसी दूसरे ट्यूटोरियल से उन्होंने काम किया है और वो भी कार रेसिंग है। अगर तो ऐसा है कि आपकी दो ट्यूटोरियल डिफरेंट हैं, तो फिर उसमें जो चीज़ डिफरेंट हो सकती है वो ये हो सकती है कि एक गेम आपकी 2D में है तो दूसरी 3D में है। तो एग्जैक्टली बिल्कुल दोनों जो है प्लेटफॉर्म बिल्कुल डिफरेंट होंगे, दोनों का काम बिल्कुल डिफरेंट होगा, तो वो एक्सेप्टेबल है। लेकिन ये कि बिल्कुल टाइटल सेम होना और साथ में ट्यूटोरियल सेम होना ये एक्सेप्टेबल नहीं है कि हर ग्रुप का डिफरेंट होना चाहिए। तो फिर आपका काम ये है कि आपने जो है वो ढूंढना है कि कौन सा जो है वो ट्यूटोरियल सेट आपको अवेलेबल है यूट्यूब का, यूट्यूब के ऊपर या किसी और प्लेटफॉर्म पे, और उसके मुताबिक आपने जो है वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की बेस पे आपने अपना प्रोजेक्ट जो है वो डिसाइड कर लेना है। अब प्रोजेक्ट का डिसीजन जो है वो आपने किसको इन्फॉर्म करना है, तो वो आपके अपने सीआर को इन्फॉर्म करेंगे। सीआर को आप बता देंगे कि हमारा ये ग्रुप है और ये हमने प्रोजेक्ट लिया है, और उसमें हमारी जो है वो ये वाला जो है चैनल इसके हम ट्यूटोरियल जो है वो यूज़ कर रहे हैं। तो जब सीआर के पास जिसका पहले रिसीव हो जाएगा, वो सीआर जो है वो इन्फॉर्म कर देगा दूसरे को कि अगर कोई दूसरा बंदा उसके साथ जो है उसी को यूज़ कर रहा है तो वो इन्फॉर्म कर देगा भाई ये चीज़ जो है पहले से सेलेक्ट हो चुकी है, अब आप जो है वो कोई और यूज़ करें। ओके, ये हो गया हमारे पास प्रोजेक्ट की बात। अब आ जाते हैं हम टास्क की। तो टास्क जो है वो आपके सर वसीम जो है उसके बारे में बताएंगे कि किस तरीके से जो है टास्क जो है वो आपने परफॉर्म करने हैं और उनकी जो है वो मार्किंग वगैरह जो है वो किस तरीके से परफॉर्म होगी। ओके, तो ये था हमारा कोर्स का इंट्रोडक्शन कि कोर्स में हमें क्या कुछ करना है। तो कोर्स से रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप हैंड रेज करके क्वेश्चन वगैरह कर सकते हैं।
क्वेश्चन करने में बिल्कुल नहीं शर्माना चाहिए आपको। अगर देन में कोई कन्फ्यूजन है या कोई आइडिया देन में आ रहा है तो वो आप लाजमी शेयर करें, ताकि बाद में आपको उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम ना हो। और ख्याल सर मेरे जी, ख्याल उम्र इसका करना है कि पहले आपने हैंड रेज़ करना है, क्योंकि इस तरह से बहुत सारे लोगों के ज़हन में बातें आती हैं, तो अगर सारे एक साथ माइक ओपन करेंगे तो फिर बहुत डिस्टर्बेंस हो जाती है। तो पहले आपने माइक ओपन आपने पहले हैंड रेज़ करना है, फिर मैं आपको परमिट करूँगा और फिर आपने जो है वो अपना जो भी क्वेश्चन वगैरह है वो आपने रेज़ करना है। ओके जी, उमर पूछें। सर आपने बोला है कि क्या कहते हैं जो अटेंडेंस है वो वीकली बेसिस पे होगी, तो जी, क्या फिर हमें ये क्लासेस लेना ज़रूरी है हमारे लिए या नहीं? आप क्लासेस लेना वैसे तो ज़रूरी हैं, लेनी चाहिए। चलें फॉर एग्जांपल आप क्लास नहीं लेते, मैं आपको नुकसान बताता हूँ। मेरे जो क्विज़ होंगे वो मेरी क्लासेस बेस पे होंगे। मैं जो क्लास में आपको करवा रहा हूँगा उसी के अंदर मैंने कुछ चीज़ें जो है वो आपसे कह दी होंगी या कर बताई होंगी या उनको डिस्कस किया होगा, क्विज़ मैं उसी की बेस पे लूँगा। ठीक है। फिर बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो कि मैं क्लास के अंदर डिस्कस करता हूँ, हो सकता है वीडियो में आपको ना मिलें। तो आपके लिए क्लास लेना जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसको ज़रूरी इस सेंस में आप ना कहें कि फॉर एग्जांपल क्योंकि ऑनलाइन में ऐसा इशू होता है कि अक्सर लोगों की लाइट चली जाती है या उनका इंटरनेट का इशू होता है, वो कनेक्ट नहीं हो पाते, तो उस लिहाज से जो है उनकी क्लास जो है पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। तो इस लिहाज से उनको नहीं इशू होना चाहिए, क्योंकि हम जो है वो आपकी अटेंडेंस आपके इस पे नहीं ले रहे कि आप क्लास में पार्टिसिपेट कर रहे हो, लेकिन आपकी जो अटेंडेंस है वो आपकी असाइनमेंट बेस पे है। वो इसी पर्पज़ के लिए क्योंकि असाइनमेंट एट द एंड आपके किसी ना किसी तरीके से एक टाइम के अंदर रहते हुए जमा करवा देंगे और उसके बेस पे आपकी अटेंडेंस मार्क हो जाएगी। लेकिन क्लास के अंदर जो है वो क्योंकि इस तरह के इशूज़ आ रहे हैं, प्रीवियस सेमेस्टर में भी आते रहे हैं और होपफुली नेक्स्ट के अंदर भी इस तरह की एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं। तो इस वजह से जो है ना फिर भी हम इस बात पर रिलाइज करते हैं कि आपकी अटेंडेंस जो है, क्योंकि अटेंडेंस अगर आपकी 75% से ऊपर नहीं होती तो आप पेपर नहीं दे सकते, फाइनल एग्ज़ाम नहीं दे सकते। तो उसके लिए फिर असाइनमेंट आपकी जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो क्लास भी इम्पोर्टेंट है, वो इस लिहाज से इम्पोर्टेंट है कि जब स्टूडेंट्स की क्लास पार्टिसिपेशन होगी, मैं उसके मार्क्स जो है एज अ बोनस पॉइंट जो है वो मैं उनके सेशनल मार्क्स में या उनके असाइनमेंट क्विज के अंदर उसके प्लेस करूँगा। सर आपने बोला कि हमें एंड पे वो उस पे करना पड़ेगा, यूनिटी पे काम करना पड़ेगा, जी लेकिन हम यहाँ पे कोर्स में हम जावा कर रहे हैं और यूनिटी तो सी और सी शार्प पे होती है। जी जी जी। प्रोजेक्ट जो है ना आपने आपने ये देखा होगा, मैंने प्रोजेक्ट के मुतालिक जो है ना वो आपको ज़्यादा डिटेल बताई नहीं है कि यूनिटी क्या चीज़ है, उसके अंदर क्या करना है, कैसे करना है, किस तरीके से करना है। प्रोजेक्ट आपका जो है वो ये रखने का मकसद ये है कि आप जो है वो इंडस्ट्री के जो टूल है, यूनिटी इंडस्ट्री के अंदर गेम डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, हमारी लोकल इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, तो ज़रा उससे भी आप ज़रा आगाही हासिल करें। तो इसलिए जो है क्योंकि अभी ये आपके पास टाइम है, अदरवाइज़ जो है आप जब रूटीन में रेगुलर जब यूनिवर्सिटी आते हैं तो उसके अंदर फिर मैं वीकली जो है वो लैब के अंदर जो है खुद जो है वो आपको टास्क दिया करता हूँ और फिर वहाँ से यूनिटी का जो है वो काम जो है वो चलता है। लेकिन चूँकि अब आप ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं तो फिर आपको उस तरीके से जो है क्लास की आपकी पार्टिसिपेशन जो है वो नहीं देखी जा सकती और आपको यूनिटी के अंदर से गाइडेंस नहीं दी जा सकती। तो इसलिए फिर आपको जो है कम से कम ये भी होना चाहिए कि इस कोर्स की बेसिस के साथ साथ आप थोड़ा सा इंडस्ट्री के अंदर भी टच कर सकें, तो इसलिए ये प्रोजेक्ट आपका रखा गया। तो बिल्कुल आपने सही कहा कि इसमें आपका जो है वो सी और सी प्लस प्लस में भी इवन मेरे ख्याल से होती है, सी शार्प में, और इसके अलावा जावास्क्रिप्ट के अंदर इसके अंदर जो है वो डेवलपमेंट होती है। तो मैं आपसे ये भी तो नहीं कह रहा कि आपने सी शार्प सीखनी है, मैं तो आपसे ये कह रहा हूँ कि आपने एक ट्यूटोरियल जो है वो लेना है और उस ट्यूटोरियल के मुताबिक आपने उसको फॉलोअप करते जाना और अपना प्रोजेक्ट बना लेना है। अब ये जो आपका काम है ना जो अभी आप प्रोजेक्ट में करेंगे, इसमें आपको क्या फ़ायदा होगा? इसमें फ़ायदा ये होगा कि आपको यूनिटी का टूल जो है उसके बारे में ज़रा नो हाउ हो जाएगी, उससे आप ज़रा उससे वाकफ़ियत आपकी हासिल हो जाएगी। साथ में आपको पता चलेगा कैसे आपकी गेम डेवलपमेंट होती है, फिर साथ में थोड़ा सा आपको स्क्रिप्ट के बारे में पता चलेगा कि स्क्रिप्ट कैसे आप जो है वो गेम के लिए आप प्लेस करते हैं। इवन अगर आपको कोड के मुतालिक ज़्यादा नहीं भी पता तब भी आपको इतना तो आइडिया होता है कि कैसे आपने चीज़ों को प्लेस करना है। तो इस प्रोजेक्ट का पर्पज़ ये है कि आप जो है वो यूनिटी के बारे में इतना जान जाएं कि फ्यूचर में अगर आपको इसके ऊपर प्रोजेक्ट करना पड़े या आप इंडस्ट्री में जाके गेम पे काम करना लगें तो आप कुछ ना कुछ जो है उसके बारे में बैकग्राउंड जानते हों और फिर आपको
आगे एक्सेल करने में आसानी हो। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि हम जो है कोर्स के अंदर जावा लैंग्वेज लेके जा रहे हैं। यूनिटी जो है आपकी सी शार्प या जावास्क्रिप्ट पे काम करती है, तो ये दोनों सेपरेट लैंग्वेज है। तो लैंग्वेज बेस्ड है कि आपको ना कोई भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ना चाहिए। हाँ, आप सीखने के लिए किसी लैंग्वेज को एज अ बेस लेके चलते हैं, लेकिन आप लैंग्वेज के बेस पे किसी सब्जेक्ट को लेके नहीं चलना चाहिए। आपको एक जनरलाइज्ड वे में जो है वो चीज़ों को सीखना चाहिए। अब फॉर एग्जांपल अभी आपको जावा में आप यहाँ पे ये चीज़ें कर रहे हैं, आप यहाँ पे डिफरेंट शेप बना रहे हैं। अब इसके बाद आपका अगला स्टेप हो सकता है कि कभी आपको शायद सी शार्प के अंदर आपको ये काम करना पड़े, तो फिर कैसे करेंगे? एल्गोरिदम वही होंगे, फिर आपने देखना है कि उस लैंग्वेज के अंदर आपको ये फैसिलिटी कैसे मिलती है कि आप ये चीज़ कर सकें, और फिर आप वो काम परफॉर्म कर देंगे। ना सिर्फ किसी सी शार्प में, बल्कि किसी भी लैंग्वेज के अंदर आपको ये स्किल हासिल करनी होती है कि उसके अंदर वो चीज़ कैसे की जा सकती है, बाकी एल्गोरिदम को फिर उसमें कन्वर्ट करना पड़ता है। जी, कोई और क्वेश्चन? नो सर, थैंक यू। जी, और किसी का क्वेश्चन है तो काइंडली हैंड रेज कीजिएगा। ओके, और कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं आज के लेसन में। ओके, बल्कि हमारे पास जो है वो टाइम शॉर्ट है, तो फिर हम ये करते हैं कि आप लोगों की जो प्रेजेंस है इस वक्त, तो वो ज़रा मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ। तो उसके लिए मैं इस वक्त चैट ओपन कर रहा हूँ। तो चैट आपके सामने अब एक्टिव हो चुकी है। अब आपने करना ही है कि आपने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिख के इस चैट के अंदर एंटर कर देना है। तो मेरे पास जो है ये रिकॉर्ड हो जाएगा कि कौन कौन से स्टूडेंट जो है वो इस वक्त क्लास के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो चैट आपकी इनेबल है, आप चैट में ओपन करें। आपने वहाँ पे टू को जो है वो नहीं चेंज करना, यानी कि टू एवरीवन होता है बाय डिफ़ॉल्ट, तो आपने टू एवरीवन के अंदर ही चैट में आपने अपना रजिस्टर नंबर लिख के एंटर कर देना है। अच्छा अच्छा, एक और बात ये कि मैं यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स को जो है वो ऐड नहीं कर रहा था, अ, वो इस वजह से कि मैं ज़रा मेरे सामने जो है वो वेटिंग लिस्ट जो है वो ज़रा आगे पीछे हुई हुई थी, तो नज़र नहीं आ रही थी। जैसे मुझे मिली तो मैंने उनको ऐड कर दिया। तो वो ये थोड़ा बहुत जो है वो टाइम अप एंड डाउन जो है वो हो सकता है, तो इसमें आप जो है परेशान ना हुआ करें। सेकेंडली ये कि आपने हमेशा अपने रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ जो है वो लाजमी एंटर होना है। कम अज़ कम आपका रजिस्ट्रेशन नंबर लाजमी होना चाहिए। ठीक है, आप जो है उस साथ में नाम लिखें। नाम लिखने से बड़ा फ़ायदा होता है, और वो ये फ़ायदा होता है कि मुझे पता चल जाता है कि ये फलाने का नाम ये है। मुझे रजिस्ट्रेशन से कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मैं डायरेक्टली नाम से कॉल करके जो है उससे कम्युनिकेट कर सकता हूँ। लेकिन आपने इसका ख्याल करना है कि आप जब यहाँ पे इस सेशन में एंटर हों, तो आप लाजमी अपने नाम के साथ जो है वो रजिस्ट्रेशन नंबर जो है लाजमी प्लेस करें। मेरे पास स्टूडेंट्स हैं जो कि इस वक्त मुझे शो हो रही हैं यहाँ पे, जिनका उन नाम लिखा हुआ है, और मुझे नहीं पता कि वो उनका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, और इन केस से अगर मुझे उनके बोनस पॉइंट वगैरह मुझे ऐड करने पड़े तो मैं कैसे करूँगा। जी, यहाँ पे मुहिबुल्लाह ने जो है वो हैंड रेज किया था। जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सर मैं कह रहा था कि मतलब एक टीचर जो पहले थे सर थे, वो कह रहे थे कि मतलब जब हम इधर क्लास में आते हैं ना, तो हमारा डाटा वगैरह जो होता है वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है। तो आप कह रहे थे कि रजिस्ट्रेशन नंबर भी साथ मतलब लिख के भेजना है। सर ये क्या चक्कर है, कुछ बताएंगे? मेरे पास वो सेव नहीं होता, मुझे करना पड़ता है। ओके सर। तो और रजिस्ट्रेशन नंबर जो है आप यहाँ पे अपना नाम लिख के भेजते हैं ना, तो मेरे पास जो डिटेल आती है ना, वो इस बात की डिटेल आती है कि आपने इस वक्त कौन कौन जो है वो यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, ओके सर। तो उसके लिए फिर मुझे चाहिए होता है कि जो जो लोग यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उनकी वो वाकई में मेरे ही स्टूडेंट हैं, और वो इसी क्लास का पार्ट हैं।
साथ में ये कि जब मैंने किसी को बोनस पॉइंट वगैरह देने हों तो मैं नॉर्मली उनके रजिस्ट्रेशन नंबर की बेस पे ही उनकी एंट्री अपने पास करता हूँ। तो वो अगर रजिस्ट्रेशन नंबर ना लिखा हो तो फिर मेरे लिए बड़ा डिफ़िकल्ट होता है कि मैं इसको नंबर दूँ तो कैसे दूँ। तो उसके लिए भी ज़रूरी है कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो लाजमी यहाँ पे होना चाहिए। अच्छा, मेरा यहाँ पे सेशन जो है क्लोज़ हो रहा है। मैं इसके साथ फ़ौरन जो है दोबारा इसी सेशन पे दोबारा से स्टार्ट करूँगा और उसके बाद हम जो है वो अपना जो लेक्चर 2 है जिसमें हमने कंप्यूटर ग्राफिक्स की बेसिक डेफिनेशन वगैरह जो है वो सीखनी है, तो उसके ऊपर हम आएंगे। तो जैसे ही सेशन क्लोज़ होता है तो आपने इसी सेशन में दोबारा से ज्वाइन करना।